नमस्कार। राइट एरोंग शुरू करने से पहले मैं आपको इस वक्त की ताजा और सबसे बड़ी खबर बताना चाहता हूं कि अभी अभी तेलंगाना के पुलिस ने, तेलंगाना के सज्जनहार टॉप कॉप ने वहां पर प्रेस ब्रीफिंग की है और उन्होंने खुलासा किया है कि किस सर्कमस्टेंसेस में ये सारी घटना घटी थी। ऐसा हुआ था एनकाउंटर, आरोपियों को सबूतों के टोल प्लाजा के पास वारदात हुई थी। सुनते हैं कमिश्नर ने क्या कहा था, आइए। 27 और 28 की रात में एक वेटरनरी डॉक्टर को किडनैप, सेक्सुअली असॉल्ट करके और मर्डर भी किया गया। अब विक्टिम को बॉडी को लेके यहाँ चटानपल्ली विलेज शादनगर मंडल में आके बर्न किया गया। ये दो केसेस को हम लोग इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया, हमारा एसीपी शादनगर। हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ा इसमें साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बट इनिशियली क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं था, कौन किया है करके भी मालूम नहीं था, बहुत सेंसेशनल ऑफेंस था। बाद में हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद 4 लोगों को मक्तल मंडल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद अलियास आरिफ, जल्लू शिवा, जल्लू नवीन, चिंतकुंटा चन्नकेशव, ये लोग सब मक्तल मंडल का नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का है। इन लोग को हम लोग 30 को अरेस्ट करके चरलापल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चरलापल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 डेज को मिला। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेलफोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग, ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहां पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे। A1 मोहम्मद के पास और A4 से चिंतकुंटा से चन्नकेशव के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक एसआई और एक कांस्टेबल्स भी, एसआई वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड़ भी इंजर्ड हुआ। इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। न्याय क्या है? आज हैदराबाद की दिशा के बलात्कारियों को तेलंगाना की पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उन 4 वैशी दरिंदों को ऑन द स्पॉट सजा मिली उनके कर्मों की। दिल्ली की जो निर्भया है उसके बलात्कारियों को 7 साल पहले फांसी की सजा मिली, वो अब भी जिंदा है। और उन्नाव में 23 साल की जो बेटी जिसे जलाया गया, उसी के बलात्कारियों के द्वारा जो बेल पर छूट गए थे, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और उसकी गुहार है कि मुझे न्याय चाहिए। दिशा का परिवार आज संतुष्ट है। निर्भया का परिवार कोर्ट कचहरी की चक्कर काट रहा है और उन्नाव पीड़िता का भाई अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहा है। न्याय की परिभाषा क्या है? कानून का मात्र पालन करना ही न्याय है या आत्मा के तत्वों के अनुरूप कर्तव्यों के निर्धारण को हमें न्याय कहना चाहिए? तो आज का हैशटैग है एनकाउंटर फॉर जस्टिस। और ऑनलाइन सवाल है कि हैदराबाद पुलिस ने जो किया क्या ठीक किया? और पहला मुद्दा भी यही है कि क्या हैदराबाद पुलिस ने जो किया वो ठीक किया? मेरी राय यही है कि निर्भया ने के एक हत्यारे को सिलाई की मशीन दे दी गई, दिल्ली पुलिस के द्वारा पैसे दिए गए। क्या यह न्याय है? उन्नाव रेप पीड़िता को उसी के रेपिस्ट ने बेल पर बाहर आकर जला दिया, क्या यह न्याय है? भारत में हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है। 30% से ज्यादा कभी कन्विक्शन रेट, मतलब दोषी दर बढ़ती नहीं है। इसका मतलब ज्यादातर जो बलात्कारी है वो छूट जाते हैं।
गुनहगारों की पैरवी करने के लिए लोग सामने आ जाते हैं। बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, कुछ लोग मानवाधिकार मंडली के जो सदस्य हैं वो भी सामने आ जाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाते हैं, जांच से पहले फैसला भी सुना देते हैं। रामगोपाल यादव ने कहा है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मानवाधिकार जो है सिर्फ बलात्कारियों का होता है या पीड़ितों का और उनके परिवारों का मानवाधिकार नहीं होता। सवाल यह भी है कि क्या सिस्टम सुस्त है तो एनकाउंटर से न्याय देना दुरुस्त है। मेरे साथ आज कई मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं और हम डिबेट पे चलते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में है गुंजा कपूर, राजनीतिक एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ है सनी धीमान, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं और वो जो पुलिस के द्वारा आज पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके खिलाफ है। मेरे साथ है लेफ्ट के सीनियर नेता सुनीत चोपड़ा जी। मेरे साथ बीजेपी से उनकी प्रवक्ता टीना शर्मा जुड़ने वाली है। मेरे साथ निर्भया की माता आशा देवी भी जुड़ने वाली है और मेरे साथ कुछ ही देर में दिल्ली के एक पूर्व पुलिस अधिकारी एलएन राव भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सुनीत चोपड़ा जी, तेलंगाना की पुलिस ने और खासकर उनके जो टॉप कॉप है सज्जनार ने, आपने सुना होगा, उन्होंने पूरा घटनाक्रम के बारे में उन्होंने बताया। पर कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेता और रामगोपाल यादव जैसे नेता, उन्होंने पहले ही यह कह दिया कि यह फर्जी एनकाउंटर था, यह असंवैधानिक तरीके से किया गया था। आप लोगों को इतनी जल्दबाजी क्यों होती है हमेशा पुलिस को गलत बताने के लिए? और बलात्कारियों के मानवाधिकार है पर जो पीड़िता है उसके मानवाधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि आपकी जो न्यूज आ रही है वो भी बदलती आ रही है। जो मैंने सुबह सुबह न्यूज सुनी थी उसमें उन्होंने कहा था ये लोगों के पास हथियार नहीं थे। अगर इनके पास हथियार नहीं भी थे या थे तो इनको हथकड़ी पहना के क्यों नहीं ले गए? रोक रहा हूं। हाँ, आपको अगर चाहिए तो मैं आपको तेलंगाना पुलिस का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा सकता हूं। सज्जनार जी ने बहुत स्पष्ट, सज्जनार जी ने पहले भी आपको मुठभेड़ की है वारंगल में, आपको मालूम? तो आपका ये कहना है उन्होंने पहले भी इसी तरह लोगों को वारंगल में मारा। तो आपका ये कहना है कि तेलंगाना पुलिस चाहे जो भी बोले कि उनके पास हथियार थे, उन्होंने हथियार छीन लिए थे, वो नहीं, जो भी बोले पुलिस पर, जो भी ये सारी बातों को आप झूठ कह रहे हो? आपको विश्वास उन बलात्कारियों पर है या उस नैरेटिव पर है? बलात्कारियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अजीब लगता है कि 3 बजे रात को आप 4 लोगों को, जिनमें से अधिकतर माइनर्स हैं, 4 लोग माइनर्स नहीं है, 20 साल उनकी उम्र है और एक की 26 साल है, तो कोई भी माइनर नहीं है। मैं आपको, आप तथ्य जान लीजिए, कोई भी माइनर नहीं है। गुंजा ने उम्रें भी चेंज की हैं, पहले 16 कहा था फिर 20 कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं कहाँ पे कहा था 16 की उम्र? कहाँ पे कहा था? जो पहली न्यूज आई है उसमें 16 कहा है। सुनीत चोपड़ा जी, मैं नहीं जानती आप कौन से न्यूज चैनल को देखते हैं, लेकिन खैर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि नहीं, आप एक मिनट मेरे को फाइनल बात औपचारिक। आपको याद है कि रायन स्कूल में जो केस हुआ था, इस समय आई थिंक आज का जो मुद्दा है वो ज्वलंत है, फिर उसके और पेरेंट्स आज कोई भी दूसरा उदाहरण इस मुद्दे को ओवरटेक नहीं कर सकता है। सुनीत जी, जिस देश में बहुत गरीब हैं और बहुत अमीर हैं, आप किसी को सुनीत जी, अमीरों के साथ भी दुष्कर्म होता है, गरीबों के साथ भी दुष्कर्म होता है। यहाँ पे आर्थिक नैरेटिव को मत लेकर आइए। आज देश गुस्सा है और देश गुस्सा इसलिए है क्योंकि 7 साल बाद हमारे साथ निर्भया की माता श्री निर्भया की मदद के लिए हमें पूरी उनसे सुनिए है, लेकिन सवाल बदले का नहीं होता, सवाल न्याय का होता। न्याय और बदले में जमीन आसमान का। आपने रामधारी दिनकर को चोपड़ा कह रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस ने बदला लिया है, तेलंगाना पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कराया है जी, ये उनका कहना है। रामधारी दिनकर ने अपनी प्रसिद्ध कविता में कहा है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। आज देश उस स्थिति पे आ चुका है जहां हम इन्हीं मानव अधिकारियों के नैरेटिव को सुन सुनकर इतने थक चुके हैं, इतने त्रस्त और डेस्परेट हो चुके हैं कि आज हमें लगता है कि भाई कैसे भी करके कुछ तो न्याय दिलाओ, कुछ मानव अधिकार इस बेचारी विक्टिम के भी हैं। सनी धीमान, आप एक आपका दिला जिसके लिए नहीं पिघलता है, जो जिंदा जला दिया गया। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुबह था कि रात था? सनी धीमान, मैं आपसे शर्म नहीं आती आपको? शर्म आपको आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? तहजीब से बोलिए। नहीं, सुनीत चोपड़ा,
क्या फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है? पर पांडवों ने द्रौपदी को जुए पे चढ़ा दिया था, समझ लो आप कहां हो। सुनीत चोपड़ा, आप मुझे एक बात बताइए, आप कोर्ट है, आप अदालत है? अदालत के फैसले से पहले इंक्वायरी एक सेकंड सनी धीमान, मैं आपके पास आ रहा हूं। सनी धीमान और सुनीत चोपड़ा, जब भी कोई एनकाउंटर या पुलिस की तरफ से इस तरीके की चीज होती है तो एनएचआरसी की इंक्वायरी होती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है, उसका रिपोर्ट आता है। तो आपने फैसला कैसे सुना दिया कि ये फर्जी ही था? आप मुझे वो तथ्य बता दें। मैंने ये नहीं कहा फर्जी था, मैंने कहा फर्जी हो सकता है। आपने कहा कि पुलिस जो कह रही है मुझे उस पर भरोसा नहीं है, पुलिस का नैरेटिव चेंज हो रहा है और आर्थिक एंगल को भी आप ले आए। पहले भी किया हुआ, तो इसीलिए ये भी कहा फर्जी है। सनी धीमान, एक मानव अधिकार की मंडली क्यों है इस देश में जिसको सिर्फ बलात्कारियों का, आरोपियों का, आतंकवादियों का ही मानव अधिकार दिखता है, पीड़ितों का मानव अधिकार नहीं दिखता, पुलिस वालों का मानव अधिकार नहीं? हम आपके इस डिस्कोर्स को बाय नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, आपको पहले समझ आनी चाहिए आरोपी और क्रिमिनल में अंतर होता है। आरोपी मतलब मैंने शहजाद पूनावाला पर आरोप लगाया XYZ का। अब XYZ के आरोप में शहजाद पूनावाला की लिंचिंग, मर्डर किसी भी तरह का कोई भी नहीं कर सकता है। जब तक शहजाद पूनावाला क्रिमिनल के तौर पर नहीं एग्जिस्ट करता तब तक उसका कुछ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके चैनल पे बार बार बलात्कारी चल रहा है, मुझे ये शक है कि क्या वो 4 जो मारे हैं क्या वो बलात्कारी थे या असली बलात्कारी वो सड़क पर घूम रहे हैं? टीना शर्मा सड़क पर घूम रहे हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे? कपूर, अब तो इनको बलात्कारियों को क्लीन चिट भी दिया जा रहा है। मतलब आप बलात्कारियों को क्लीन चिट भी दे, वही लोग बलात्कारी थे, आप लिख कर देंगे? आप ट्रायल कर रहे हैं क्या? इस देश में रूल ऑफ लॉ नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। इस देश को हम मोबोक्रेसी नहीं बनाना चाहते, हम लोकतंत्र है। एंड माइट इज नॉट राइट इन ए डेमोक्रेसी, माइट इज नॉट राइट इन ए डेमोक्रेसी। देयर हैज टू बी रूल ऑफ लॉ। राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी बलात्कारियों ने जिस वक्त में का बलात्कार किया, उसको जला दिया, उसको खत्म कर दिया, तो वो क्या था? घटना बहुत ही वो घटना थी, वो घटना बहुत ही घटिया थी, बहुत घटिया और ये हत्या। उसका जितना जल्द से जल्द हो सके न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं गुस्सा इस बात, देखिए सुन लेते एक बात, उज्जवल निकम। आज पूरी जनता इस बात से खुश है कि उन दुष्ट आरोपी को सजा मिली। मैं भी एक आमतौर पर एक नागरिक के हैसियत से मैं इसका स्वागत करता हूं कि आरोपी को सजा मिली, लेकिन एक कानून का स्टूडेंट होने के कारण मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर इस प्रकार हम समाधान मानने लगे और खुशियां मनाने लगे तो शायद आम जनता का कानून पर विश्वास उठ जाएगा। अगर कानून का विश्वास उठता है तो रूल ऑफ लॉ नष्ट हो जाएगा। सजा देने का अधिकार न्यायपालिका है। मैं ये जरूर बात मानता हूं कि पुलिस या कोई भी आदमी को खुद के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए दूसरों को मारने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार भी सीमित है। कोई भी किसी तरह अपने मर्जी के अनुसार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। जिस प्रकार हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि हम आरोपी को लेकर छानबीन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम के लिए जगह गए थे, उस जगह गए थे, वहां आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हमारे वेपन छीन लिए और फिर हमें फायरिंग ओपन करना पड़ा। लेकिन सवाल इस पर यह है कि क्या आपने कोई खबरदारी बरताई नहीं थी? क्या आपने पूरी प्रिकॉशन नहीं ली थी? ये सारे सवाल आज उठ गए हैं क्योंकि जिस तरह से एनकाउंटर हुए उस पर एक कड़ा सवाल भी हो सकता है। मुझे डर इस बात का है, मुझे हमें कोई किसी को डिमोरलाइज, डिस्करेज नहीं करना है, लेकिन आम आदमी अगर ये चाहने लगी कि इस प्रकार आरोपी को इसी प्रकार सजा होना जरूरी है, तुरंत होना जरूरी है, तो आम आदमी का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। और अगर आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा तो रूल ऑफ लॉ की हमारी संकल्पना भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज न्याय व्यवस्था और सरकार को यह सोचना होगा कि जिस प्रकार गंभीर आरोपी में आरोप किसी पर लगते हैं, उन आरोपी की इंक्वायरी, केस तुरंत चलनी चाहिए और उनकी जो भी सजा होता है उनका एग्जीक्यूशन तुरंत होना चाहिए। मैंने कई बार कई केसेस चलाए, उसमें देखा है कि आरोपी को सजा मिलने के बाद, फांसी की सजा मिलने के बाद, उदाहरण भी मैं दूंगा कि जो पुणे में एक आईटी सेंटर में, विप्रो सेंटर की एक लड़की काम कर रही थी, उस पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, 8-10 साल की पुरानी बात है। सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार रही, मैंने खुद चलाई थी। राष्ट्रपति महोदय ने उसका माफी की अर्जी रिजेक्ट कर दी थी, उसके बाद भी उसको फांसी की सजा 2 साल तक एग्जीक्यूट नहीं।
तो अभी अभी आपने सुना उज्जवल निकम को, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है महाराष्ट्र में, बड़े बड़े केसेस इन्होंने लड़ा है स्टेट के लिए, और उन्होंने सीधे सीधे जो हैदराबाद पुलिस, जो तेलंगाना पुलिस का वर्जन आया, उस पर कई सवाल उठाए। मेरे साथ है पूर्व पुलिस अधिकारी एल एन राव साहब। एल एन राव साहब, आपने पूरी बातें सुनी उज्जवल निकम की, आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा उज्जवल निकम साहब को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जहां पर ये आज जो इंसिडेंट हुआ है वो एक पुलिस की कार्रवाई क्या है। पुलिस वहां उसको लेकर गई रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे एलिगेशंस लगे हैं कि पुलिस वालों के वेपन सीज कर वो उन पर अटैक करने की कोशिश की, तो उस स्टेज पर निकम साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि एक राइट और प्राइवेट डिफेंस एक लिमिट तक होता है, लेकिन यहां पर अगर वो वेपन यूज कर रहे हैं और वो पुलिस के ऊपर तान दिया है और उसको अटैक भी किया बता रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में अगर पुलिस वाला कोई मर जाता या वो पुलिस वाले को मारकर कहीं भाग जाते, तो आप सब लोग फिर यही डिबेट करते कि पुलिस ने उनको पैसे लेकर छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जो आदमी इतना जघन्य अपराध में शामिल है, जिसने एलिगेशंस है ना, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि अभी तक तो पता नहीं वो थे भी कि नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठाया गया है, लेकिन साहब यहाँ पे सवाल ये उठाया गया है कि ये लोग बलात्कारी भी थे या नहीं थे, ऐसा सनी धीमान ने कहा। नहीं थे, वो तो बात की बात है, लेकिन एक मिनट सर, आप विद्यार्थी है, आप जेएनयू के विद्यार्थी, मुझे पता है, आरोपी आप पुलिस वाले की भी बात सुन रहे हैं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मुजरिम में अंतर होता है कि नहीं? आप आरोपी नहीं मान रहे, पूरी बात होने दीजिए ना। पुलिस जब किसी को क्या गारंटी कि वो जो 4 दरिंदे वो सड़क पर नहीं घूम रहे हैं? क्या गारंटी है? जवाब देने दीजिए। बात सुन लीजिए पहले मेरी बात। तो पुलिस कैसे निर्धारित करती है आरोपी है या नहीं है? किसी आदमी पर शक हुआ, उन्होंने उनको पकड़ा, उनके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एक मिनट सुनिए, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सनी धीमान हो रही है, हमें पता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हफ्तों लग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। सनी धीमान, ये एक सेंसिटिव इशू है। सनी धीमान, मुझे पता है कि आपका नैरेटिव है कि आपको आतंकवादी और बलात्कारियों को बचाना है। सनी धीमान भाई, पहले आप सबकी बात सुनेंगे, आप सबकी बात सुनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने सवाल पूछ लिया। आरोपी और मुजरिम में अंतर है। आपका सवाल आ गया, अब आप सवाल का जवाब सुनेंगे। अपनी ग्रामर करेक्ट करो। आप सवाल का जवाब सुनेंगे। डेमोक्रेसी बना रहे हैं। सनी धीमान, सुन तो रहे नहीं। सनी धीमान, एक सेकंड, आप पहले सुनिए। एक सेकंड, सनी धीमान, मेरे डिबेट के एक रूल है, 50 मिनट तक हमारे पास नॉन स्टॉप समय डिबेट करने का, सबको मौका मिलेगा। आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके पास बार बार आपका काउंटर लेने आऊंगा। मैं आपको बताता हूँ भाई, बस करेक्ट, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपको भी आरोपी बना सकता हूं। मुझे पता है आरोपी और गुनेगार के बीच में फर्क होता है, और आपको ये भी पता होगा तफ्तीश हुई, आपको ये भी पता होगा तफ्तीश अभी पूरी नहीं हुई थी, और जो हुआ मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जिसने किया, आप दूसरों को मौका देंगे। मुझे नहीं पता, सनी धीमान, मुझे इस बात का पता है। लगातार बोलना एक अच्छे डिबेटर का सही नहीं होता। आप दूसरों को आप इस देश को मोबोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं। किसी को भी कभी भी कोई आरोप हो गया, कभी भी किसी की लिंचिंग की जा सकती है। आपकी पूरी बात सामने आ गई। कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट राइट सबसे अलग है। ये देश के संविधान को बचाने की बात है। सनी धीमान, जो मीडिया में सेंसेशन बनाने के लिए, टीआरपी गेन करने के लिए आप मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं। सनी धीमान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जब हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है और ज्यादातर बलात्कारी छूट जाते हैं, वो मोबोक्रेसी नहीं है। एल एन राव को कंप्लीट करने की मैं टीना, आप अगर मेरी बात से कॉपरेट नहीं करेंगे, ये भी मोबोक्रेसी है। आपका बर्ताव मोबोक्रेसी है। मोबोक्रेसी का हम भी अब जवाब तो सुनिए। मैं टीना शर्मा के पास चल रहा हूं। टीना शर्मा, यहां पर कुछ बैठे पैनलिस्ट और उनके जो समर्थक है, पहले उन्होंने कहा कि ये बलात्कारी बहुत पुअर है, ये बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, स्टोरियां छपी उनके बारे में। अब कह रहे हैं कि ये आरोपी थे भी नहीं थे और ये फर्जी एनकाउंटर के द्वारा कुछ निर्दोषों को मार दिया गया है। टीना शर्मा, ये नैरेटिव बन रहा है। आरोपी हैं, किसी बलात्कारी को टीना शर्मा कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। हम कहां सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को? जब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर आप ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने किसी को पकड़ के मार दिया। टीना शर्मा की आवाज रही है और ये लोग कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूं? जी टीना शर्मा, आप बोलेंगे, आपकी आवाज जाएगी, बाकियों की आवाज नहीं जाएगी। थैंक यू शहजाद जी। शहजाद, एनकाउंटर को सही ठहराना और ना ठहराना मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा, जल्दबाजी होगा, क्योंकि एनकाउंटर एक एक्शन का रिएक्शन है।
उसमें बताया गया है कि 2 जो पुलिस वाले हैं वो घायल हैं, अस्पताल में एडमिट हैं और एक एक्शन पर रिएक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, बहुत जल्दबाजी होगी। और बात इतनी है कि एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, उसके बाद तथ्य सामने आ जाएंगे। पर मेरे साथ इस वक्त ये जांच का विषय है। ठीक है, जांच का विषय है। जांच से पहले पुलिस पर सवाल खड़े करने के लिए लोग इतने उतावले क्यों है? मेरे साथ आशा देवी, निर्भया की मां आशा देवी भी जुड़ चुकी है। और आशा देवी जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आशा देवी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में जुड़ी। आशा देवी जी, हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो पुलिस के एक्शन पर, आज जो तेलंगाना की पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग सच में बलात्कारी थे भी या नहीं, क्या कुछ बेगुनाह लोगों को मार दिया गया है, क्या क्यों इस तरीके का एक्शन किया गया, उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इन लोगों का एक्शन, इन लोगों का बोलना बिल्कुल बेबुनियाद है। पुलिस ने जिस सिचुएशन में ये कदम उठाया है उसमें पुलिस के पास ये टाइम नहीं देखने का है कि इनके खिलाफ कोर्ट में प्रूफ हुआ है कि ये क्रिमिनल है नहीं है। पुलिस के सामने सिचुएशन ये थी कि अगर पुलिस उनकी इनकाउंटर नहीं करती तो उनका इनकाउंटर हो जाता या मुजरिम भाग जाते। तो जब मुजरिम भाग जाते तभी ये लोग सवाल उठाते कि पुलिस सही से काम नहीं किया, उनको भगा दिया। तो हमारा ये पेशा बन गया है कि हम अच्छे पे भी बात करें, बुरे पे भी बात करें। लेकिन मेरा कहना है कि जो भी डिसीजन पुलिस ने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, स्वागत योग्य लिया है। पुलिस पे कोई आशा देवी जी नहीं बैठनी चाहिए। मेरा सरकार से, पुलिस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जांच नहीं बैठनी चाहिए। ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं इनका बोलना बिल्कुल बुनियाद है। आशा देवी जी, आपके इंतजार करती कि इनके खिलाफ अभी जी। आशा देवी जी, जो निर्भया का मामला था उसमें हमने देखा कि कोर्ट ने 7 साल पहले सजा सुनाई, पर आज भी वो मामला कहीं ना कहीं फाइलों में अटका हुआ है। आज तो खबर आ चुकी है कि गृह मंत्रालय द्वारा उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है दिल्ली सरकार के बाद, और उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। पर इतने सालों तक आप लोग अभी भी रुके हुए हैं कि फांसी की सजा उनको दी जाए। तो आपको लगता है कि क्या अगर ये मामला भी, हैदराबाद वाला मामला भी इसी तरीके से कोर्ट कचहरी में अटक जाता तो उसको भी सालों साल लग जाते? बिल्कुल अटक जाता। मैंने तो 2 दिन पहले भी कहा था कि मैं नहीं चाहती हूं कि ये भी परिवार 7 साल संघर्ष करे, लेकिन भगवान ने उनका सुन लिया। इनकाउंटर के बहाने ही सही वो इस दुनिया से उठ गए। उस परिवार को इंसाफ मिला, क्योंकि वो भी हमारे जैसे 1 हफ्ते से कह रहे थे कि जिस तरह हमारे बेटी के साथ उन्होंने किया है उनको वैसे ही सजा मिली है, और वाकई में मिली। सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात है कि जिस जगह पे उस बच्ची को जलाए थे उसी जगह पे वो मारे हैं, तो उनको तो भगवान ने सजा दी है। आशा देवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिसीजन का मैं स्वागत करती हूँ। जी, आशा देवी जी, हमारे साथ सनी धीमान हैं, वो वैसे जेएनयू में पढ़ते हैं, डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने बेगुनाहों को मारा है। आप मेरे शब्द, ये आरोपी थे भी या नहीं, ये ऐसा उनका कहना है। मैं उनकी बात, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, उसका फिर आप जवाब देंगी। माता जी का कहना है अगर ये लोग भाग जाते सनी धीमान, तो आप जैसे लोग ही सवाल उठाते, बोलते कि पुलिस ने पैसा लिया और भगा दिया इन लोगों। इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ही वो जेएनयू के छात्र थे जो माता जी के लिए संघर्ष करने के लिए हम पिटे थे जाके राष्ट्रपति भवन के सामने, और उसके बाद में देश में एक संरचना में चेंज आया, कानूनों में बदलाव आया,
लेकिन हमें 4 साल पहले ही मैंने पहली बार अगर कहीं टीवी पे इंटरव्यू दिया था, मैं माता जी के पीछे बैठा था, मुझे दर्द है इस बात का कि 7 साल भी इनको न्याय नहीं मिला। इनका दर्द, इनका पुलिस के लिए समर्थन मैं एकदम समझता हूं, लेकिन ये सवाल माता जी, पता है एक मिनट, मैं ये सवाल कहना चाहता हूं, सजा जिस बलात्कारी को मिली वो 2004, मैं 2004 सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है मेरे दोस्त, बलात्कार, सवाल इस बात का है कि इसको 2004 में दुनिया का सबसे पहला जो क्राइम हुआ होगा, बलात्कार होते रहे और सजा ना मिले दोषियों को। नहीं आप कैसी बातें कर सकते हैं? मैं अपने आप को इंसान कह सकता हूं अगर बलात्कार का समर्थन करूंगा? गुंजा कपूर मैं कैसे अपने आप को इंसान कह सकूंगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं, दुनिया का सबसे पहला क्राइम, दुनिया का सबसे पहला क्राइम रेप ही हुआ होगा, लेकिन आज भी उस पर न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि संरचना नहीं चाहती कि रेप जैसे मुद्दे ढके जा सके। आप सिर्फ फांसी के बारे में बात करते हैं, आप बात नहीं करते आपका जुडिशियल सिस्टम कैसे दुरुस्त हो, कैसे 7 साल लग जाते हैं चार्जशीट फाइल होने में, कैसे इतने साल लग जाते हैं? एक क्या मैं बोल सकती हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा दर्द है, मेरी एक दोस्त के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, दिल्ली पुलिस के वसंतकुंज थाने में उसे 2 दिन लग गए एफआईआर करवाने में, चार्जशीट दायर नहीं हुई है। ये सिस्टम गल चुका है, आप सिस्टम के बारे में बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कुर्सी बनाना करना बंद कीजिए। आशा देवी जी की बात मुझे लेने देंगे, आप आशा देवी की बात आना देंगे। एनकाउंटर से देश नहीं करता, मैं आशा देवी जी के साथ हूँ, उनके साथ हूँ, उनके साथ लड़ा हूँ, आगे लड़ूंगा, लेकिन आप जिस तरीके से मीडिया डिबेट्स के थ्रू आप चाहते हैं एनकाउंटर को जस्टिफाई किया जाए, सनी धीमान, एनकाउंटर को जस्टिफाई। आशा देवी जी आप पे आरोप है, सनी धीमान, सवाल कीजिए, आशा देवी जी कह रही है कुछ, आप बात सुनेंगे और आप रिस्पेक्ट दिखाएंगे आशा देवी की तरफ कम से कम। उनके लिए अब आप चुप रहेंगे, अब आप चुप रहिए, सनी धीमान चुप रहिए। आशा देवी जी, सनी धीमान का कहना है कि आप आराम से बात करिए, आप आराम से बात करिए। ये उनके लिए मुमकिन नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। कैसे सवाल उठाया? आप वहाँ थे या आप देख रहे थे? पुलिस अगर इनकाउंटर नहीं करती, वो मुजरिम भाग जाते, तभी आप कहते कि पुलिस ने सही काम नहीं किया, भगा दिया। जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस ने हजारों जगह करती है, एक डिसीजन अगर पुलिस ने सही लिया तो आप उस पर सवाल कैसे उठा कर सकते हैं? पुलिस अगर सोचती कि वो ये अनजान आदमी है या गिल्टी आदमी है, इतने में तो वो भाग जाते। आप तभी कहते कि पुलिस भगा दी, पुलिस सही काम नहीं करती। बिल्कुल सनी धीमान, अब सनी धीमान आप कंटिन्यूसली डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते, मुझे दूसरे पैनल के पास जाना है। सनी धीमान आप डिबेट हाईजैक नहीं करेंगे। सनी धीमान आपका सवाल आ गया, वो जो 4 सनी धीमान शख्स हैं वो वही थे। सनी धीमान आप सबसे बदतमीज पैनलिस्ट साबित हो रहे हैं। अगर इस तरीके से पैनलिस्ट तो मैं आपसे माफी सभी लोगों को बोलने दीजिए प्लीज। सनी धीमान इस तरीके से सनी धीमान मेरे साथ आशा देवी है, कोई चुप नहीं करा रहा, आप सबसे ज्यादा बोले हो पर दूसरों को भी बोलने दे। सुनीत चोपड़ा क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे हैं और ये इस तरीके की डिबेट में नहीं चाहता अपने डिबेट पे। अगर आप दूसरों की बात सुन सकते हैं, दूसरे साइड की बात सुन सकते हैं तो आपका स्वागत है, वरना आप अगर आपको अपना एक तरफा बात ही रखना है तो आप जेएनयू का मंच ढूंढ लीजिए। सुनीत चोपड़ा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी तक ना कोई ऐसी इंक्वायरी सामने आई है जिससे कि तेलंगाना पुलिस के एक्शन को गलत बताया गया हो। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि तेलंगाना पुलिस के मनोबल पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? रुक जाइए, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि सही हुआ गलत हुआ, पर उससे पहले सवाल खड़े करना पुलिस पर यह सही है क्या? सवाल यह है कि 3 बजे रात को आप 4 आदमी जो कि सीरियस मुजरिम हैं उनको बिना हथकड़ी ले जाके आप क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज वो सारी चीजें नहीं कह रही है, आई वांट टू कम, मैंने और भी फैक्ट्स देखे जी। दूसरी चीज है कि ये लोग वहां पर शराब पी रहे थे, उस जो वो जगह थी। अब मेरा ये कहना है कि ये किस तरह के अड्डे होते हैं जहां पर कि ट्रैफिक भी चलता है और शराब भी पी जाती है। मैं तो जानना चाहता हूं कि
क्यों इतने दिन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा? सुनीत चोपड़ा, इतने दिन सुनीत चोपड़ा, मेरा सवाल क्या है? सुनीत चोपड़ा शादियों में जाते रहे, वो सुनीत चोपड़ा तो वो आप ही उसका जवाब दीजिए। सुनीत चोपड़ा टीआरएस को तो आप ही लोग समर्थन करते हैं, पर मेरा सवाल आज ये है, देखिए मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, मेरा सवाल सिंपल है। मेरा सवाल एल.एन. राव साहब, ठीक है आपकी बात आ गई, उसके आपकी बात आ गई, ठीक है आपकी बात आ गई। उस जगह एल.एन. राव कौन थे? एल.एन. राव साहब वहां कर क्या रहे थे? ठीक है, जबकि सड़कों पे शराब पीना कानून के खिलाफ। आपके सवाल आ गए एल.एन. राव साहब। सवाल यह है सुनीत चोपड़ा के द्वारा कि पुलिस की कार्रवाई पे भी कई सवाल उठते हैं। मसलन एक सवाल यह उठता है कि अगर फायरिंग की गई तो पैर पर फायरिंग की गई, कहां फायरिंग की गई, पर ये सारे बुनियादी सवाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर होंगे ना। मैं बताता हूं, प्रो प्रोसीजर संजय चोपड़ा जी का थोड़ा सा उन्होंने पॉलिटिसाइज मत करिए प्लीज, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है प्लीज। मैं आपको एनकाउंटर जब होता है उसमें क्या प्रोसीडिंग्स है उसकी सारी मैं बात बताता हूं। ये जब एनकाउंटर हो या पुलिस कस्टडी में डेथ हो, इसके बाद एक इंक्वायरी होती है, जिसे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं, मजिस्ट्रेट साहब एसडीएम साहब उसकी इंक्वायरी करते हैं और वो 176 सीआरपीसी के तहत उसकी इंक्वायरी होती है, सीआरपीसी के तहत उसकी इंक्वायरी होती है। उसमें पूरे सारे साक्ष्य देखे जाते हैं, किन सर्कमस्टांसेस में, जैसे आपने कहा कि 3 बजे ले जाने की क्या जरूरत थी, वो सारी बातें आएंगी इसमें। गोली कहां चली, क्यों चली, कैसे चली, किसने किसको मारा, कैसे वेपन उन्होंने ले लिए, वेपन लेके उन्होंने मारा, कैसे मारा, ये सारी बातें इंक्वायरी में आएंगी और इंक्वायरी का रिपोर्ट एक एसडीएम साहब देंगे जो कि एक मजिस्ट्रेट होते हैं। मजिस्ट्रेट साहब उसमें इंक्वायरी में बताएंगे कि ये एनकाउंटर ठीक है कि नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे आज ही एनकाउंटर हो, आज ही हम उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं पुलिस को, तो ये वास्तव में पुलिस का मनोबल, आप क्या सिचुएशन आप देखा मौके पे जाके, जब गोली चलती है वहां पर तो किसी को पता लगता है गोली कहां चलेगी, किसको देख के किसको मारेगी। जब गोली चली है वहां क्रिमिनल्स लेके, अगर वो जैसे अभी आपके जेएनयू के पीएचडी करने वाले साहब बता रहे थे कि वो अभी आरोपी है या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करने दो, पता तो लगे कि वो उनके खिलाफ सबूत तो इकट्ठा पुलिस ही करेगी ना। गुंजन जी एक मिनट प्लीज, जब वो सबूत जब इकट्ठा करने की प्रोसेस में ये सब काम हो गया है और पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में, पुलिस का अधिकार है बोनाफाइड तरीके से अगर कोई उन पर अटैक करता है तो उनको एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, उसको कानून के दायरे में किया है। 100 आईपीसी के तहत उनको अधिकार मिला हुआ है कि वो ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, अगर वो भाग रहे हैं तो उनको पकड़ने के लिए भी गोली चला सकती है। और गोली चलती है तो ये नहीं मालूम है कि किसको कहां लगती है, गोली तो गोली का काम करती है। और इसमें अगर वो 4 अपराधी मर गए, अपराधी मैं अभी जब तक उनको आरोपी अगर मर गए हैं तो उसमें पुलिस का कोई गलती नहीं है। इसमें पुलिस की गलती मर गए हैं नहीं, पुलिस की गलती इसलिए नहीं है कि पुलिस ने अपना सेल्फ डिफेंस में अपनी ड्यूटी निभाई है। अगर वो कोई आदमी पुलिस वाला मर जाए तो उनका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं, उनका कोई उसकी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक सेकंड एल.एन. राव, सनी दीवान, मेरा सवाल आपसे नहीं है सनी दीवान, अभी मैं आपसे सवाल नहीं ले रहा हूं, मैं इसके बाद दूंगा। गुंजा कपूर को शामिल करना है, मुझे टीना शर्मा को भी शामिल करना है। गुंजा कपूर, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, वो कहते जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, अगर ये लोग छूट के चले जाते तो फिर आरोप पुलिस पर लगता। बिल्कुल इसी तरीके से कई सारे नेताओं का बयान आया है इसको जस्टिफाई करते हुए कि जो हुआ सही हुआ। मेरा ये कहना है कि ये दोनों तरफ से आप किस तरीके से खेल सकते हैं। आप ही के वैचारिक साथी एक तरीके से कहते हैं कि ये एक्शन करेक्ट था और दूसरी तरफ आप लोग यहां पर आकर कहते हैं कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जबकि कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो आपका स्टैंड क्या है गुंजा कपूर? क्या इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा मानवाधिकार के नाम पर? पता है, बहुत, और मैं बहुत भावुक हो रही हूँ इस समय, क्योंकि निर्भया की माँ है हमारे साथ। मैं एक लड़की हूँ, मैं कई बार अकेले ट्रैवल करती हूँ, और मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे पीछे जो लाइन में लड़का खड़ा है उसने छुआ या फिर उसके पीछे जो खड़ा है उसने छुआ, लेकिन जो पीछे होता है मैं उसको मार देती हूँ। कई बार भावनाएं हमारी कानून व्यवस्था से, हमारे न्याय से, हमारे लॉजिक से ऊपर हो जाती हैं। आज जो हो रहा है देश में, आज जो, हम ये नहीं कह रहे कि इनकाउंटर का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए शहजाद, लेकिन आज जो हमारे बहुत लोग कह रहे हैं कि दे डिजर्व्ड इट, उनको इस तरीके की मौत मिलनी चाहिए, वो एक इस चीज का भी आउटकम है कि हम त्रस्त हो चुके हैं, हम महिलाएं त्रस्त हो चुकी हैं इस तरीके की व्यवस्था से। हमारे देश के जो हम तो वो देश थे जिसमें सीता के लिए रावण को मार दिया गया और महाभारत हो गई द्रौपदी के लिए, और आप कहते हैं कि हम मोमबत्ती जलाए। शर्म नहीं आती आपको कि आप वर्दी में जो इंसान है उस पर पहला भरोसा उस पर होना चाहिए। आशा देवी जी, अफसोस की बात यह है कि जब ये घटना सामने आई, जब हैदराबाद की ये पूरी घटना सामने आई और ये आरोपियों को पकड़ा गया, तो उनके ऊपर कुछ पत्रकारों ने, जो देश के मैं बुद्धिजीवी पत्रकार कहता हूं,
उन्होंने एक स्टोरी लिखी कि ये जो आरोपी पकड़े गए ये बहुत गरीब बैकग्राउंड के थे, ये बहुत ही बेचारे थे, ये किस तरीके से घर गए, फिर किस तरीके से उनके परिवार वालों के ऊपर क्या समस्याएं गुजरी, ये इस तरीके का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मानव अधिकार और स्थितियां सिर्फ आरोपियों की होती है या जो पीड़ित परिवार होता है उनके भी मानव अधिकार होते हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर होती है, उनकी भी गरीबी में वो लोग होते हैं, उनके लिए भी तो कठिन होता है। क्यों ये लोग इस तरफ की बात नहीं देखते और एक तरफ की ही बात देखते हैं, आतंकवादी के मानव अधिकार, आरोपियों के मानव अधिकार? क्योंकि ये लोग समाज में रहते ही नहीं है, इनका अपना एक एजेंडा है कि हम बहुत बड़े हैं, हम मानव अधिकार के लिए काम करते हैं, लेकिन इनको सच और झूठ का इनको एहसास ही नहीं है कि किसका मानव अधिकार है किसका नहीं है। सही कह रही है। मानव अधिकार होना चाहिए, लेकिन बच्चियों के लिए होना चाहिए, एक इंसान के लिए होना चाहिए, जानवर के लिए नहीं। जो 2012 में हुआ, जो हैदराबाद में हुआ, ये इंसान का काम नहीं था। जानवर भी अपना दायरा रखता है, शिकार करता है, पेट भरता है, छोड़ देता है। इन जानवरों का तो कोई भी दायरा नहीं है, कोई भी दायरा नहीं है कि ये महिलाओं के साथ क्या कर सकते हैं। एक महिला चाहिए, चाहे 3 महीने की बच्ची हो, चाहे 70 साल की बुढ़िया हो, इनके लिए क्या मानव अधिकार। लेकिन जो मानव अधिकार वाले हैं वो हमसे पूछे, वो हैदराबाद वाली बच्ची से पूछे। सबसे जरूरी है जो सफदरजंग में बच्ची मौत से जूझ रही है, मशीन पे रखी गई है, उनके लिए मानव अधिकार कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है? वो बच्ची मरने वाली है, 5 मुजरिमों ने उसके साथ बलात्कार किया है, जला दिया है। सफदरजंग का अभी मैंने न्यूज देखा, वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि 72 घंटे बहुत भारी है। मानव अधिकार वहाँ जाए, उस बच्ची के माँ बाप से पूछे क्या हाल है। मैं तो इनको बिल्कुल मानती नहीं। मैं तो सुबह ही कहा कि इनका इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कि कोई इंसान है ही नहीं। जो इंसान जानवरों का सपोर्ट करता है वो उन्हीं के बराबर वो भी अपराधी है। तो आप यही कहेंगे गौरक्षक के बारे में? नहीं, आप गौरक्षक राजनीतिकरण नहीं कर रहे। आप गौरक्षक कहाँ से ले आए? शर्म करिए सुनीत चोपड़ा, शर्म करिए, भैया की और बिटिया की तुलना कर रहे हैं आप एक गौरक्षक भी बेगुनाह लोगों को मार रहे थे, और जो पीड़िता मारी गई, जो पीड़िता को जला दिया गया, और जो उन्नाव की पीड़िता जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, उनका क्या, उनके अधिकारों का क्या? सेंगर ने कितने लोग मारे? देखिए, इस तरीके की राजनीति शर्मनाक है। मैं जानना चाहता हूँ सेंगर ने क्या किया, पुलिस ने? टीना शर्मा, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस मुद्दे को, बेटियों की बात कर रही हूँ, गौ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं गौ रक्षा आप जाके जहाँ करना हो करिए, यहाँ अगर बात करनी है तो बेटियों की बात करिए, बेटियों की सुरक्षा की बात करिए, बेटी की मानवाधिकार की बात करिए। नहीं, उनको इसमें भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का एक मौका दिखाई दे रहा है। बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि इसमें भी आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का मौका दिखाई दे। टीना शर्मा, सवाल ये है, टीना शर्मा, सवाल सिर्फ ये है, पर अब हम लोग न्याय व्यवस्था से, पुलिस से, बाकी जो हमारी इंसाफ का तराजू है, जिस तरीके से पूरा सिस्टम है, इससे हम लोग अपेक्षा छोड़ दे। अब जो भी होगा वो एनकाउंटर के जरिए होगा। मतलब आज इलाज जो है इन बलात्कारियों का सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर है, ये मान लेना चाहिए क्या टीना शर्मा? कानून नहीं है, ये संदेश है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि एनकाउंटर तो रिएक्शन है, एक एक्शन का रिएक्शन है जो पुलिस की अपनी ड्यूटी है और पुलिस ने किया है। लेकिन मैं इसके साथ और एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखिए, एंटी रेप लॉस जो बने, एंटी रेप लॉस के बाद निर्भया फंड, 1,000 करोड़ रुपए के निर्भया फंड राज्य सरकारों को दिए गए। आज भी सदन में तो खर्च भी नहीं हुआ ना, निर्भया फंड का 1 रुपया 11 स्टेट में खर्च नहीं हुआ। बिल्कुल, इसमें निर्भया फंड का 1 रुपया 11 स्टेट में राज्य सरकार उस पर डिसाइड करती है। आप जानते हैं कि राज्य सरकारों को डिसाइड, मैं तो बिल्कुल आपको कह रही हूँ, हमारे दिल्ली में ही खर्च नहीं हुआ, जहाँ स्वाति मालीवाल धरने पे बैठी हैं जाकर, जो उनके पास संवैधानिक पद है, उसमें तो उन्होंने कुछ किया नहीं। महिला आयोग में बैठकर वो महिलाओं से मिलती नहीं। लेकिन हाँ, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, पर इस पूरे मुद्दे पर शेयरचैट
के जो यूजर्स है वो क्या राय रखते हैं, आप सुनिए। उन्होंने कुछ अपनी राय भेजी है हमारे पास, सुनिए। राइट या रॉन्ग में मैं यही कहना चाहूंगी कि राइट राइट होता है, रॉन्ग रॉन्ग होता है। अगर कोई गलत करता है, अगर कोई किसी की भी साथ गलत करता है तो उस चीज को हम गलत ही कहते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आरोपियों को सजा देना या उनको मारना सही है क्या? ये 100% सही है। अरे आरोपियों को सजा नहीं दोगे तो क्या बेगुनाहों को दोगी? मैं तो कह रही हूँ उनको फांसी नहीं, उनका एनकाउंटर करना चाहिए। ये जो नया चैलेंज आया है राइट या रॉन्ग का, इसके बारे में मैं अपनी भी एक राय देने आई हूँ कि ये जो हैदराबाद में ये सवाल उठाया जाए कि पुलिस ने सही किया या गलत किया एनकाउंटर करके, तो मेरे हिसाब से मेरी राय है ये पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया है एनकाउंटर करके, क्योंकि ऐसे जो बलात्कारी लोग होते हैं इनकी सजा सिर्फ मौत है। इन्हें बिल्कुल भी सरेआम इस तरह से घूमने का कोई हक नहीं है। हैदराबाद पुलिस ने ये बिल्कुल सही किया, सरेआम उनको एनकाउंटर करके बिल्कुल सही किया। पता नहीं ये प्रक्रिया कितने दिन चलती, वो मारे के नीचे वाला कॉलम चेक किया ना होता। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है। और अभी तक देखिए 94% लोग ये कह रहे हैं कि जो हैदराबाद पुलिस ने किया वो ठीक किया, और कहीं ना कहीं ये भावना दिशा के माँ बाप की भी है, इसीलिए उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम का स्वागत किया है। पर सवाल ये है कि क्या अब इंसाफ की दिशा इस तरीके की पुलिस कार्रवाई ही होगी? क्या हम लोकतंत्र के ओर नहीं अब भीड़तंत्र की ओर चल रहे हैं? कि क्या पुलिस का एक्शन जो था वो दरअसल एक संदेश था या साजिश था? ये तो वक्त ही बताएगा, इंक्वायरी ही बताएगी। पर आज मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, और आप कल फिर से मेरे साथ जुड़ना 3:55 पर एक और नए सुलगते हुए मुद्दे के साथ हम जुड़ेंगे राइट या रॉन्ग पर। इंडिया न्यूज देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।